बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस मीटिंग का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करते हैं। शेख ऐसे साहब को गुजारिश करूँगा तिलावत कुरान पाक करें। आज की इस मीटिंग का एजेंडा तो आपको सबको पता होगा कि हमारा जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है उसकी रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट्स हमें कैसे जो है वो जमा करवानी है। उसके लिए कलेक्टर साहब भी बड़े मशहूर हैं। उनसे हमने जब वो तशरीफ लाई थी तो मियाँ इकराम साहब ने जो है वहाँ पे क्वेश्चन आंसर में उनसे रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने जो टीम जो है वो आज भेजी है। सलीम डेविड साहब यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। तो सबसे पहले गुजारिश करूँगा सलीम साहब से कि आप इसको स्टार्टअप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या ऑडिबल हूँ सबको? शालीम डेविड मेरा नाम है और इंचार्ज EFS के तौर पर मैं कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स समरियाल सियालकोट से वाबस्ता हूँ। मेरे साथ इंस्पेक्टर जुनेद साहब भी मौजूद हैं। हम दोनों अपने कलेक्ट्रेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जुनेद साहब भी EFS सेक्शन का हिस्सा है और बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। कलेक्टर साहबा ने जिक्र किया था लास्ट जो मीटिंग हुई उसके बैकग्राउंड में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट्स के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया कि उसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं उसके सबमिशन में। तो उस सिलसिले में दूसरा कलेक्टर साहबा ने मुझे डायरेक्ट किया कि कैटेगरीज के हवाले से भी मज़ीद चैम्बर के जो मोअज़्ज़िज़ अरकान हैं उनको इन्फॉर्म किया जाए और सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से भी डिस्कशन की जाए। तो प्रेजेंटेशन का आगाज करते हैं। कैटेगरीज जो है EFS की स्कीम 2021 में लॉन्च की गई थी और इसका बेसिक मकसद ये था कि एक्सपोर्ट को जो है वो फ़रोग़ दिया जाए और इसी तनाज़ुर में कैटेगरीज को डिफाइन किया गया। 3 कैटेगरीज हैं EFS में हमारी। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि ये कैटेगराइजेशन क्यों की गई। सबसे पहले ये है कि जो हमारे डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनमें डिफरेंट मुख्तलिफ किस्म के एक्सपोर्टर्स हैं और हर किसी का एक अपना बैकग्राउंड है, एक अपना एक कंप्लायंस रिकॉर्ड है, पिछली उसकी परफॉर्मेंस है जिसकी बेसिस के ऊपर उसको कैटेगरी जो है अलॉट की जाती है या वो कैटेगरी क्लेम करता है अपनी एप्लीकेशन में। इसके अलावा हमारे पास एक्सपोर्टर्स हैं जिनकी एक्सपोर्ट हिस्ट्री अच्छी है, कंप्लायंस रिकॉर्ड अच्छा है। इसका मकसद कैटेगरी उनको सबसे हाईएस्ट कैटेगरी दी जाती है क्योंकि उनके केस में रिस्क जो है वो सबसे लो होता है। आपको पता है जब गवर्नमेंट ने किसी को वेवर देनी है, एग्जेम्पशन देनी है, तो उसका मेन मकसद यही होता है कि वो सबसे पहले तो अपना रिस्क उसको मिनिमाइज करती है, अपने रिस्क को मिटिगेट करती है। उसके बाद फिर हम एग्जेम्पशन की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर, और जैसा कि आप जानते हैं कि EFS में मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर के लिए अलग ऑप्शन दी गई है। उसके अलावा कमर्शियल एक्सपोर्टर्स को भी के लिए भी एक प्रोविजन दी गई है जिसमें कमर्शियल एक्सपोर्टर को भी EFS का लाइसेंस हम अलॉट कर रहे हैं, हमने किया है। इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं जो हमारे सियालकोट में 2-1 हैं, वो वहाँ पर काम कर रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर की हैसियत से। इसके अलावा न्यू जो एंट्रेंट्स हैं, अगर किसी का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है या उसकी लिमिटेड हिस्ट्री है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हमारे बेतहाशा हमने EFS जो है वो ग्रांट किया है, तो हालांकि उन यूनिट्स का कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है लेकिन उसकी बावजूद जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे दिया गया, तो ये भी एक वजह थी। और फिर इसी तरह EFS की स्कीम में रिस्क को लो करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए मुख्तलिफ स्टेप्स लिए गए हैं जिनको हम आगे जाके देखेंगे। जो कैटेगरीज हैं EFS में हमारे पास
इस वक्त हमारे पास तकरीबन गुजरांवाला के लगभग 100 EFS के लाइसेंस होल्डर्स हैं, जिनमें से ज़्यादा हमारे जो हैं ऑब्वियसली वो मेटल सेक्टर के हैं, जो तकरीबन गालिबन 83-84 होंगे जो हमारे EFS के लाइसेंस होल्डर्स हैं मेटल सेक्टर के। कैटेगरी ए में काफ़ी सारे हमारे फॉल करते हैं। कैटेगरी ए वाले वो हैं जिनकी एक्सपोर्ट 60% या उसके ऊपर है प्रोडक्शन कैपेसिटी की, उनको हमने कैटेगरी ए अलॉट की जाती है। कैटेगरी बी में 2 सब डिविजन्स हैं, B1 और B2। बी कैटेगरी उन यूनिट्स को दी जाती है जो जिनकी एक्सपोर्ट जो है वो लेस देन 60% है और उनकी टोटल प्रोडक्शन की। B1 में वो यूनिट्स फॉल करते हैं जिनकी एक्सपोर्ट 3 साल से ज़्यादा है, और B2 में वो जिनकी एक्सपोर्ट 3 साल से नीचे है। इसके अलावा हमारे पास C कैटेगरी है जिसके अंदर हम कमर्शियल एक्सपोर्टर्स को और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर्स को क्लासिफाई करते हैं। कैटेगरी C में हमारे पास C1 है वो ऐसे और इसके अलावा इसमें टॉल मैन्युफैक्चरर भी हैं। हमारे एक यूनिट है, गुजरांवाले का भी यूनिट है जिसको हमने टॉल मैन्युफैक्चर का भी लाइसेंस दिया है। गालिबन 2 यूनिट्स हैं ऐसे, तो जिनकी जिनकी हिस्ट्री जो है इस सेक्टर में 3 साल से ज़्यादा है उनको C1 मिलता है, कैटेगरी मिलती है, और जिनकी 3 साल से नीचे है उनको C2 कैटेगरी मिलती है। इसके अलावा एक और हमारे पास कैटेगरी है, वो है कॉमन एक्सपोर्ट वेयर हाउस की। जो कॉमन एक्सपोर्ट वेयर हाउस बेसिकली ये है कि आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है और उसको आपने EFS होल्डर को आपने सेल करना है। ये बेसिकली काइंड ऑफ एक ट्रेडिंग आप इसको कह सकते हैं। सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स जो है कैटेगरी की बुनियाद पे मुख्तलिफ रखे गए हैं। जैसे आपसे मैंने पहले जिक्र किया था कि रिस्क को मिनिमाइज करना चाहती है गवर्नमेंट लाइसेंस देते हुए, एग्जेम्पशन देते हुए। सो इन इंस्ट्रूमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट्स की बेसिक वजह यही है। आई बॉन्ड और PDC जो है वो कैटेगरी ए वालों की रिक्वायरमेंट होती है। जब कैटेगरी B1 में हम चले जाते हैं तो इसमें सब क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। अगर तो आपके पास सेल्फ ओन्ड प्रेमिसेस है, अगर आपकी अपने नाम पर प्रेमिसेस है, तो फिर तो आपको आई बॉन्ड और PDC से हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर आपकी रेंटेड फैसिलिटी है, रेंटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, तो फिर आपने रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी सबमिट करनी होती है। इसी तरह B2 में अगर सेल्फ ओन्ड प्रेमिसेस है तो रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी है, और अगर रेंटेड प्रेमिसेस है तो रिवॉल्विंग बैंक गारंटी है। कैटेगरी B1 इसी तरह C1 और C2 का भी यही है। अगर आपको मैक्सिमम बेनिफिट उस सूरत में मिलता है जब आपके पास आपकी प्रेमिसेस जो है सेल्फ ओन्ड है। अगर आप रेंटेड प्रेमिसेस पर हैं तो फिर वो जो सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट है वो थोड़ा टफ हो जाता है, वो आपको उस सूरत में रिवॉल्विंग इंश्योरेंस गारंटी देनी पड़ती है या बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। ये यूटिलाइजेशन पीरियड्स हैं, इनसे काफी हद तक आप लोग वाकिफ हैं, लेकिन जस्ट एक रिवीजन के तौर पे कैटेगरी ए में 5 साल का यूटिलाइजेशन पीरियड है, कैटेगरी B1 में 4 साल का, कैटेगरी B2 में 2 साल का, C1 में 4 साल का, और कैटेगरी C2 में 2 साल का यूटिलाइजेशन पीरियड है। यानी इस पीरियड के दौरान आपने जो इंपोर्ट की है वो आपने एक्सपोर्ट करनी है, और ये ही पीरियड होगा आपकी ऑडिट का। इसी के दौरान आपका, अगर कैटेगरी ए है आपके पास, तो 5 साल के बाद PCA आपका ऑडिट करेगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका ऑडिट जो है उसके दौरान, इस यूटिलाइजेशन पीरियड के दौरान नहीं हो सकता। इसका वो हो सकता है रेगुलेटरी अथॉरिटी को, यानी कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को ये पावर दी गई है स्कीम में कि वो रैंडम स्पॉट चेक्स करवा सकते हैं, रैंडम विजिट्स करवा सकते हैं, और वो अगर चाहें तो वो PCA को आपका ऑडिट भी रेफर कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस, लगभग 60 से 70 इस वक्त एप्लीकेशंस पेंडिंग हैं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो डिले आ रहा है उनकी, जिसमें काफ़ी सारे हमारे यूनिट्स ऐसे हैं, स्पेशली गुजरांवाले के, जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बेसिस पर जिनको लाइसेंस दिया गया, और मजीद भी एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो
चाह रहे हैं कि उनको कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस पे लाइसेंस दिया जाए। लेकिन अब उसमें जो इश्यूज जो सामने आ रहे हैं, सबसे पहले तो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो वेग हैं। उसमें हम चाहते हैं कि उस कॉन्ट्रैक्ट जो क्लियर कट हो, उसमें मेंशन हो, उसमें वैल्यू मेंशन हो कि इतनी वैल्यू का आपका कॉन्ट्रैक्ट है और इतनी ड्यूरेशन का, इतने अरसे का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, और वो आपकी उस कैटेगरी के साथ कॉरस्पॉन्ड करना चाहिए जिसमें आपने अप्लाई किया है। मिसाल के तौर पे अगर आपने B2 में अप्लाई किया है तो B2 का हमारी ड्यूरेशन 2 साल की है, मुद्दत 2 साल की है, तो हमें फिर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। अगर आप 4 साल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप हमें प्रोवाइड करें और उसकी वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंगली वो उस 4 साल के मुताबिक होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे काफी सारे यूनिट्स हैं जिनकी, इसके अलावा हम जो एक चीज देख रहे हैं वो ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो इंपोर्ट हिस्ट्री कोई नहीं होती या लोकल सप्लाईज की हिस्ट्री नहीं होती, और जिसकी बुनियाद पे हम प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है यूनिट की वो डिटरमिन नहीं कर पाते। तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से एप्लीकेशंस जो है हमारे पास डिले आ रहा है उनका। अपेंडिक्स 1 इनकम्प्लीट बहुत ज्यादा सबमिशन होती है, ये एक बहुत इसको लाइट लिया जाता है मेरा ख्याल है अपेंडिक्स 1 को, हालांकि ये वो मेन बेसिक फाउंडेशन स्टोन है जो आपकी एप्लीकेशन का, इसी की बेसिस पे आपको एक्चुअली एप्लीकेशन दी जाती है। फाइनेंशियल वायबिलिटी ये है कि आपके पास कितने फाइनेंसेस अवेलेबल हैं, क्योंकि आपने अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट दिखानी होती है, उसकी बेसिस के ऊपर सरकार ने आपको एग्जाम्पशन देनी होती है। ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मजीद इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि ओनरशिप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो या तो डायरेक्टर के नाम पे हो या वो बिजनेस के नाम पे हो। उसके अलावा हम सेल्फ ओनरशिप उसकी एक्सेप्ट नहीं करते, या हम ओनरशिप के लिए जरूरी है, वरना हम उसको रेंटेड प्रेमिसेस ही कंसीडर करेंगे। अब आ जाते हैं हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की तरफ। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो रूल 892 है SRO 957 का, जिसमें ये बताया गया है कि रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो आपने जमा करानी है। अब कैटेगरी A का लाइसेंस जिनके पास है उन्होंने हर साल ये जमा करानी होती है, और इसकी सबमिशन ऑनलाइन होती है, आप सब जानते ही हैं। जैसे ही आपके लाइसेंस को 1 साल गुजर जाएगा, आप कैटेगरी A के जो यूजर्स हैं उनको जरूरी है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर वो ऑनलाइन सबमिट करें। अगर वो सबमिट नहीं करेंगे तो उनकी इंपोर्ट जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह कैटेगरी B एंड C के जो यूजर्स हैं हमारे, उनको वो हर 6 महीने के बाद उन्होंने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। और जो कॉमन एक्सपोर्ट हाउसेज हैं हमारे, 4 से 5 हमारे कॉमन एक्सपोर्ट हाउसेज के लाइसेंसेस हमने दिए हैं जो मंथली बेसिस पे अपनी रिकंसिलिएशन सबमिट करते हैं। इसके बाद अगर जैसे कि पहले मैंने गुजारिश की कि नॉन सबमिशन की सूरत में अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर आपका जब ड्यू हो गई है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप सबमिट नहीं करते, तो फिर सिस्टम जो है आपकी इंपोर्ट्स जो है वो ब्लॉक कर देता है, आप इंपोर्ट नहीं कर पाते। उसमें बाज़ औक़ात यही होता है कि आपकी तरफ से कोई डमी सी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट हो जाती है जो हमारे एंड पे, ताकि आपकी इंपोर्ट जो है वो खुल जाए। आमतौर पर यही देखा गया है, लेकिन वो वंस अगेन जब आपकी वो रिजेक्ट होगी तो आपकी इंपोर्ट एकदम से फिर ब्लॉक हो जाएगी। तो इसमें यही गुजारिश है कि कोशिश करें कि आप इससे पहले कि आपकी रिकंसिलिएशन ड्यू हो रही हो, आप टाइमली अपनी रिकंसिलिएशन करेक्ट सबमिट करें, ताकि बार बार आपकी वो जो रिजेक्शन हो रही है वो से आपके प्रोफाइल पे भी असर पड़ेगा, और ऑब्वियसली वो अगर आप गलत सबमिट करेंगे तो आगे चल के हम देखेंगे कि क्या मजीद उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं FS यूजर के लिए। सबमिट करते हैं तो आपकी इंपोर्ट खुल जाती है, आपका कोटा जो है ऑब्वियसली वो आपको दोबारा वापस मिल जाता है, जो आपको ड्यूटी एंड टैक्सेस का कोटा दिया गया, अलॉट किया गया। ये SRO 685 2024 मई में आया था, जिसमें मजीद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से थोड़ी सख्ती की गई थी।
एक तो इसमें न्यू एंट्रेंट्स जो हैं उनके लिए लाजमी करार दिया गया है कि वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो हर क्वार्टरली उनके लिए कर दी गई है, और जैसे ही उनका क्वार्टर खत्म होगा तो 15 दिन के अंदर अंदर उन्होंने इंपोर्ट अपनी रिकंसिलिएशन सबमिट करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी इंपोर्ट ब्लॉक हो जाएगी। इसके अलावा जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये पावर दी गई है कि अगर वो किसी किस्म की रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में डिस्क्रिपेंसी ऑब्जर्व करते हैं, मिसाल के तौर पे आपकी इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट के मुताबिक नहीं है। बाद हमारे ऐसे यूनिट्स हैं, काफी सारे यूनिट्स हैं जिन्होंने बेतहाशा इंपोर्ट कर ली है, लेकिन वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, एक्सपोर्ट उनकी बिल्कुल जीरो है। तो हम ऐसे यूनिट्स के अगेंस्ट जो है वो हम विजिट्स कर रहे हैं, स्टॉक टेकिंग्स हो रही हैं उनकी, और उसकी बेसिस पे कॉन्ट्रावेंशंस भी क्रिएट हो रही हैं, रिकवरीज क्रिएट हो रही हैं, और उससे मजीद जो स्ट्रिक्ट एक्शन है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी ये दे सकती है कि वो आपका ईएफएस का लाइसेंस भी ब्लॉक कर सकती है, सस्पेंड कर सकती है, और सस्पेंशन की केस में 30 डेज के अंदर अंदर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फैसला करना है कि आया आपका लाइसेंस कैंसिल किया जाए या उसको बहाल कर दिया जाए। इसके अलावा ईएफएस की स्कीम में मजीद डाउनग्रेडिंग की भी ऑप्शन है जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास है। अगर आपका प्रोफाइल जो है, अगर आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट नहीं कर रहे टाइमली, आपका प्रोफाइल अच्छा नहीं है, तो आप जो रेगुलेटरी अथॉरिटी आपका लाइसेंस जो है आपकी कैटेगरी भी डाउनग्रेड कर सकती है। आपको कैटेगरी B1 से कैटेगरी B2 से B1 में शिफ्ट किया जा सकता है। अगर आपके पास कैटेगरी A है तो आपको कैटेगरी B1 में शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ जो मेजर्स हैं जो लॉ ने भी लिए हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट और ईएफएस के यूजर्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। ये हमारा अपेंडिक्स 4 है जिसके मुताबिक आपने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करनी होती है। इसके मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। गालिबन इन कॉलम्स को फिल करते हुए, इन कॉलम्स को सबमिट करते हुए आपको इश्यूज फेस करने आ रहे हैं, तो मेरा कर रहे हैं आप, तो हम एक एक कॉलम को बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले जो कॉलम है वो है ओपनिंग बैलेंस ऑन फर्स्ट डे ऑफ रिकंसिलिएशन पीरियड। ये वो कॉलम है जहां पर आपने अपना बैलेंस जो आपके पास कैरी फॉरवर्ड हो रहा होता है पिछली अरसे से, पिछले पीरियड से, वो आपने मेंशन करना होता है। जब अगर तो आप ये पहली दफा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं, अभी आपका फ्रेश आपको लाइसेंस मिला, आपका 6 साल का आपका अरसा, 6 महीने का आपका अरसा था, उससे पहले आपके पास कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो फिर आपका ये बैलेंस जीरो शो होगा। लेकिन अगर आप ईएफएस इससे पहले ईओयू की फैसिलिटी अवेल कर रहे थे, या मैन्युफैक्चरिंग बॉन्ड की फैसिलिटी अवेल कर रहे थे, या डीटीआरई की फैसिलिटी अवेल कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट अगर आपके पास कोई मटेरियल बैलेंस में पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पर आपने ये शो करना है। एक और बात मैं बताता चलूं जो कॉलम 2 से आपको समझ आएगी कि ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये हम जीटी वाइज सबमिट करते हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है जो हम देख रहे हैं, जो इसमें हमारी ईएफएस यूजर्स जो है जीडी वाइज सबमिट नहीं कर रहे स्टेटमेंट, या जीडी एक ही जीडी के अगेंस्ट मल्टीपल एक्सपोर्ट जीडीज, ये आगे जाके हम तस्करा करेंगे इसका। तो वो हम फिर उस सूरत में आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो वो रिजेक्ट होती है। तो सेकंड कॉलम में आपने अपना जीडी नंबर मेंशन करना है। लेट्स से जीडी ए आई, आपने उसके अगेंस्ट एक बैलेंस, आपका ओपनिंग बैलेंस 0 था, आपका कोई लाइसेंस उससे पहले नहीं था आपके पास, तो आपने उसका 0 कर दिया। उसके बाद थर्ड कॉलम में आपने उसकी अपनी जो भी आपकी कमोडिटी है, अगर आपने कंप्रेसर मंगवाया है तो कंप्रेसर स्क्रैप की डिस्क्रिप्शन और पीसीटी आ जाएगा। अगर आपने ट्रांसफार्मर मंगवाया है तो ट्रांसफार्मर की डिस्क्रिप्शन और पीसीटी आ जाएगा। फोर्थ कॉलम में क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम, इसमें आपने आइटम वाइज हर एक की क्वांटिटी मेंशन करनी है। अगर आपकी जीडी में 3 आइटम्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी 3 रोज बनेंगी, यानी हर आइटम के लिए आप अलग अलग मेंशन करेंगे उसका ओपनिंग बैलेंस, उसकी क्वांटिटी, उसकी डिस्क्रिप्शन। ट्रांसफार्मर के लिए अलग एक आप रो में मेंशन कर रहे होंगे, उसके नीचे रो में फिर सेम जीडी नंबर आ जाएगा, लेकिन उसकी डिस्क्रिप्शन और क्वांटिटी उसकी फर्क आ जाएगी।
इसके बाद वैल्यू आ गई। वैल्यू में आपने जो इंपोर्ट वैल्यू है वो आपने मेंशन कर देनी है। सिक्स्थ कॉलम में रेट ऑफ ड्यूटी है। जो रेट ऑफ ड्यूटी आपके आइटम का बन रहा है, ट्रांसफार्मर का जो बन रहा है, कंप्रेसर का बन रहा है, रिमेल्टेबल स्क्रैप का जो भी आपका रेट ऑफ ड्यूटी बन रही है वो आपने मेंशन करना है। टोटल ड्यूटी एंड टैक्सेस इन्वॉल्व, ये वो होंगे जो उस आइटम के अगेंस्ट आपने टोटल ड्यूटी एंड टैक्सेस की एग्जेम्पशन ली है। इसमें उसका कस्टम्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एडिशनल सेल्स टैक्स, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी और इनकम टैक्स, तीनों का जो टोटल सम होगा वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन आ गया कॉलम 8 में। अच्छा, इसके आगे आप देख रहे हैं सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लायर है। तो पहले तो ये था कि ईएफएस में हम सेल्स टैक्स की एग्जेम्पशन भी दे रहे थे। जो आप लोकल मटेरियल परचेज करते थे उसके ऊपर आपको सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन गवर्नमेंट अलाउ कर रही थी। लेकिन उसके बाद फिर एसआरओ आया लास्ट ईयर ही, जिसपे उन्होंने ये एग्जेम्पशन जो है वो खत्म कर दी है। तो अब फिर ये सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सप्लायर का की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर सिर्फ कंट्री ऑफ ओरिजिन ही मेंशन करेंगे। इसके बाद आ जाता है सीरियल नंबर 9, कॉलम नंबर 9 में क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स। इनपुट गुड्स जो हैं ये बेसिकली आपकी वो गुड्स हैं जिस तरह अगर आपने जो इंपोर्ट की उसके बाद आपने कितना मटेरियल जो है इनपुट के तौर पे इस्तेमाल किया। अगर आपने 25 टन का कंटेनर मंगवाया, उसमें से आप लेट से 25 में से 2500 टन आप 2500 केजी गालबन आप यूज कर रहे हैं, तो वो आपकी इनपुट गुड्स की वैल्यू आ जाएगी और उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। आगे चल के जो या आपकी अगर आपने 25,000 केजी ही यूज कर लिया तो आप वो मेंशन कर देंगे। उसके बाद आपने कॉलम 10 में आपने मेंशन करना है कि क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, यानी अगर आपने इनगट बनाए हैं तो उस मटेरियल के अगेंस्ट आपकी कितनी क्वांटिटी जो है वो आपने इस्तेमाल की है और उसकी वैल्यू क्या है, उससे कितनी क्वांटिटी के किस वेट के इंगट्स आपने बनाए हैं। उस हो सकता है आपने 2500 केजी के बनाए हो सकता है आपने 500 केजी के बनाए हो, वो जो भी वेट होगा आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और वैल्यू उसकी मेंशन करेंगे। ये जो हमारा सिस्टम है इसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम मौजूद है, चीजें हम दो पूछ रहे हैं, क्वांटिटी और वैल्यू। अब क्वांटिटी और वैल्यू को सेपरेट करने के लिए हमने ये सिस्टम ने क्राइटेरिया रखा कि बीच में एक कॉमा ऐड कर देंगे। जब आप क्वांटिटी ऐड करेंगे 500 केजी लेट से और कॉमा करके फिर आप उसकी वैल्यू रुपीस में जो भी उसकी वैल्यू है वो आप मेंशन कर देंगे। इस तरह सिस्टम समझ जाएगा कि ये इतनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हुई और उसकी कीमत, उसकी वैल्यू जो थी वो इतनी थी। तो ये जो कॉमा है ये आपने लाजमी प्लेस करना है। इसके अलावा अगर आप कुछ भी प्लेस करेंगे तो फॉर्मेट की के खिलाफ होगा और फिर हम फोर्स होंगे, हम मजबूर होंगे कि हम आपकी रिकंसिलिएशन रिजेक्ट करें। इसके फिर कॉलम 11 में क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट गुड्स एक्सपोर्टेड आ जाता है। जो आपकी क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स जो कॉलम 10 और 11 है ये दोनों सेम ही होंगे, इसके अंदर वैल्यू इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। हाँ, एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मैं कल देख रहा था, हमारा कोई एक ईएफएस का यूनिट था, मेटल का यूनिट था, जिन्होंने वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स उनकी सेम थी और उनकी वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी सेम थी। तो ऐसा नहीं हो सकता। जितनी गुड्स आपने इनपुट किए हैं ऑब्वियसली आपने एनालिसिस, आप सबका आईओआर हुआ होता है, एनालिसिस सर्टिफिकेट आपके पास है, उसके मुताबिक आपने अपनी मैन्युफैक्चर्ड या आउटपुट गुड्स जो है वो मेंशन करनी होती हैं, जो कभी आउटपुट के इक्वल नहीं आ सकती। कॉलम नंबर 12 में आपने अपने एक्सपोर्ट जीडी मेंशन करनी है और उसकी डेट मेंशन करनी है कि कौन सी जीडी आपने किस एक्सपोर्ट जीडी के अगेंस्ट अपनी ये वाली जो गुड्स हैं इनको एक्सपोर्ट किया है या आप एक्सपोर्ट में डिक्लेयर किया है। ये आपकी बेसिकली इनवॉइस है, आप अपनी इनवॉइस और अपने जो उसके साथ डिक्लेरेशन होती है अपने कोटा बैलेंस की, वहां से आपको मिल सकती है। आगे कॉलम नंबर 13 में
क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ फैक्ट्री रिजेक्ट्स आ जाएगा। फैक्ट्री रिजेक्ट्स तो आमतौर पे हमारे सेक्टर में, मेटल सेक्टर में बहुत कम होता है, इतना मेरा नहीं ख्याल कि हम फैक्ट्री रिजेक्ट्स में किसी डालते हैं। बहरहाल अगर आपको कोई ऐसी मटेरियल है जिसको आप समझते हैं कि फैक्ट्री रिजेक्ट्स में क्लासिफाई हो सकता है, तो आप उसको इसमें क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉलम नंबर 14 में, 14 नंबर में क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ वेस्टेज है। वेस्टेज जो है ये आप इस कॉलम में भी बहुत सारी एरर्स देखने में को मिले हैं। वेस्टेज बाज जो हमारी EFS यूजर्स हैं वो मेंशन ही नहीं करते, बाज मेंशन कर देते हैं, और लेकिन उसकी गलत वैल्यू मेंशन करते हैं, वो IOR के मुताबिक नहीं होती। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा जब भी आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट करें कि जो वेस्टेज है उसकी क्वांटिटी और वैल्यू एज पर योर IOR हो। अगर उसके खिलाफ होगी, उससे हटके होगी, तो वो फिर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। और अगेन हमें इसकी क्वांटिटी और वैल्यू दोनों चाहिए, जो क्वांटिटी सेपरेटेड बाय कॉमा और फिर उसके बाद वैल्यू। कॉलम नंबर 15 में अगर आपने कोई वेंडरिंग के लिए कोई क्वांटिटी दी है तो उसका आप जिक्र करेंगे, उसकी क्वांटिटी और वैल्यू मेंशन करेंगे कि ये हमने क्वांटिटी वेंडरिंग के लिए दी है और ये हमने वेंडर के पास हमारी गई हुई है, हमारे पास मौजूद नहीं है। कॉलम नंबर 16 में वो क्वांटिटी होगी या वो गुड्स होंगी, उनकी क्वांटिटी और वैल्यू होगी जो वेंडर से रिटर्न होगी आपके पास आ चुकी हुई है। तो ये दोनों कॉलम्स जो है हमारी EFS यूजर्स अक्सर वेंडरिंग जो है करवा रहे होते हैं, तो ये दोनों कॉलम्स उस सूरत में आपके काम आएंगे जब आपकी रिकंसिलिएशन पीरियड आपका ड्यू हो गया है लेकिन गुड्स आपकी अंडर वेंडरिंग है, या आपने अभी उनको एक्सपोर्ट नहीं किया, आपके पास बैलेंस में शो हो रही है। इसके बाद कॉलम नंबर 17 जो है वो क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स रिमूव टू प्रेमिसेस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर। तो अगर ये आपने किसी इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को गुड्स दी हैं तो फिर उनकी क्वांटिटी और वैल्यू मेंशन यहाँ पे करने की जरूरत है, उसके अलावा इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई कॉलम नंबर 18 में गुड्स जो है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर ने आपको, जिस तरह हमारे डायरेक्ट एक्सपोर्टर्स हैं सियालकोट में ब्लेंडर्स बनाते हैं, फुटबॉल के ब्लेंडर बनाते हैं, तो वो जो है अपने फुटबॉल मैन्युफैक्चरर को वो ब्लेंडर सेल करते हैं। तो उस सूरत में जो फुटबॉल का मैन्युफैक्चरर है वो और एक्सपोर्टर है वो इन कॉलम्स को फिल कर सकता है कि उसने इतनी गुड्स जो थी वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को मटेरियल भेजा और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर ने उसको वापस इतना बना के भेज दिया। कॉलम नंबर 19 में आपने जो मार्केट में लोकल सेल की है, जैसा कि आप जानते हैं कि 20% जो है वो EFS वो में आप सेल कर सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में। वो क्वांटिटी जो है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, क्वांटिटी एंड वैल्यू। इसके अलावा अगर आपने कोई EFS टू EFS सेल की है तो वो कॉलम नंबर 20 में मेंशन होगी उसकी क्वांटिटी एंड वैल्यू, क्योंकि EFS रूल्स हमें ये भी अलाउ करते हैं कि आप एक EFS यूजर जो है अगर उसका रॉ मटेरियल वो अनयूज पड़ा है तो वो उसको दूसरे EFS यूजर को भी सेल कर सकता है। कॉलम नंबर 21 में अगर कोई क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं या डिस्ट्रॉय की गई हैं, डिस्ट्रक्शन जो है वो उसके लिए जरूरी है कि एन ऑफिसर नॉट ग्रेटर, मतलब AC से AC DC कस्टम्स के लेवल का ऑफिसर जो होगा वो डिस्ट्रक्शन की इजाजत दे सकता है, उसके बगैर डिस्ट्रक्शन नहीं हो सकती गुड्स की। कॉलम नंबर 22 में आपने बैलेंस मेंशन करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कॉलम है जिसमें अक्सर जो है वो गलतियां देखने में आती हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जब आप सबमिट करते हैं तो आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपने गलत मेंशन किया होता है। क्लोजिंग बैलेंस आपका वो बैलेंस है जो आपने इनपुट गुड्स में से जितना आपने इस्तेमाल कर लिया, जो आपने इंपोर्ट की थी, और उसमें से आपके पास अब कितना मटेरियल वापस रहे बाकी बच गया वो आपने यहाँ पर लिखना है उस GT के अगेंस्ट। अगर तो आपने सारा मटेरियल एक्सपोर्ट कर दिया है तो फिर आप उसको 0 कर देंगे, अगर वहां पे बैलेंस है तो फिर आप बैलेंस शो करेंगे। और उसके अलावा कॉलम नंबर 23 में अगर आपके पास फिनिश गुड्स जो हैं
वो आपने गुड्स तो बना ली, लेकिन आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, आपके पास इंगट अभी पड़े हुए हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के पीरियड के दौरान, तो फिर वो आप कॉलम नंबर 23 में मेंशन करेंगे कि ये जो है इंगट्स जो हैं ये अभी हमारे पास इतना वजन और इतनी वैल्यू उनकी वो पड़ी हुई है। ये वीबॉक का एक स्क्रीनशॉट है, ये हमारे पास अगर आप अपने अपने यूजर से अगर टेम्पलेट इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड इस बटन को, इस टैब को क्लिक करेंगे तो आप अपना अपेंडिक्स 4 का टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जीडीज की लिस्ट भी आ रही है, जो इंपोर्ट की जीडीज की लिस्ट है, और एक्सपोर्ट की जीडीज की लिस्ट भी यहाँ पर आ रही है। ये वो जीडीज हैं जो आपने रिकंसिलिएशन पीरियड के दौरान इंपोर्ट जिनके अगेंस्ट की होती है, और ये हमें भी शो हो रही होती है, तो हम आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को इन इंपोर्ट की जीडीज के साथ टैली कर रहे होते हैं। तो ये जरूर इनको जरूर चेक कीजिए जब आप रिकंसिलिएशन फाइल करने लगते हैं, क्योंकि हम अगर आप इनमें से कोई एक जीडी मिस कर देंगे तो आपकी रिकंसिलिएशन गलत हो जाएगी। तो बेशक आपका अपना रिकॉर्ड भी होगा, आप उसको इस रिकॉर्ड के साथ टैली जरूर करें। इसी तरह एक्सपोर्ट की जीडीज की लिस्ट भी हमें शो हो रही होती है, आपको भी शो हो रही होती है, आप इससे उसको जरूर टैली करें और फिर अपनी रिकंसिलिएशन सबमिट करें। ये एक हमारा एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो फिल हुई है, आप देख सकते हैं इसमें जीडी वाइज किस तरह जो है उसको फिल किया गया। अगर फर्स्ट रो में हम देखें तो 0 बैलेंस है उस इंपोर्ट की जीडी का। उन्होंने पॉलिएस्टर निटेड फैब्रिक इंपोर्ट किया है जिसकी उन्होंने डिस्क्रिप्शन दे दी। कितना इंपोर्ट किया? 6138 केजी उन्होंने इंपोर्ट किया। उसकी वैल्यू जो थी वो 110 मिलियन उसकी वैल्यू थी, और रेट ऑफ ड्यूटी उसका 32% रेट ऑफ ड्यूटी उसका बनता है, और टोटल ड्यूटी एंड टैक्सेस उसके अगेंस्ट जो है वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप सेकंड रो में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि एक जीडी है जिसका बैलेंस शो हो रहा है, तो उन्होंने ओपनिंग बैलेंस शो कर दिया कि 7000 केजी उनके पास बैलेंस में था, और उसमें से फिर वो आगे उन्होंने चलना शुरू किया है। 7000 की इंपोर्ट उन्होंने की है, और उसके अगेंस्ट वो कहां से की है, क्या कितनी क्वांटिटी कितनी वैल्यू है, वो सारी उन्होंने मेंशन की है। इसके अलावा अगर आप नीचे से बिल्कुल थर्ड रो में आएंगे तो ये जीडी नंबर है FS 64129। इसका अगर आप ओपनिंग बैलेंस देखें तो ये 0 है। जो टोटल इंपोर्ट इन्होंने की थी 1062 केजी की, तो जो उनका बैलेंस इस में शो हो बैलेंस आ गया था, बच गया था, वो 529 था, वो उन्होंने आगे ओपनिंग बैलेंस में शो कर दिया। तो ये बेसिकली एक तरीका है कि आपने जब जीडी वाइज आपने एक इंपोर्ट की जीडी के अगेंस्ट एक एक्सपोर्ट की जीडी को जक्सटापोज करना है, रखना है, और उसके बाद आपके पास जो बैलेंस आता है वो फिर आप उस इंपोर्ट की नेक्स्ट आपके ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। ये मजीद इसी कॉलम को हमने आगे, क्योंकि एक ही पेज के ऊपर इसको शो करना जो है मुश्किल है, तो मजीद कॉलम जो आगे हमने मेंशन किए हैं। टोटल ड्यूटी एंड टैक्सेस आ गए, कंट्री ऑफ ओरिजिन आ गया। इसके बाद जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की थी कि क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और आउटपुट गुड्स को किस तरह मेंशन करना है, सेपरेट हम किस तरह करेंगे, कॉमे के साथ। कॉमा जो है हमारा, हम बीच में क्वांटिटी के बाद जब कॉमा मेंशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास हम फिर उसके बाद अपनी वैल्यू मेंशन कर सकते हैं। एक्सपोर्ट की जीडी देख सकते हैं आपके, एक्सपोर्ट की जीडी हर इंपोर्ट की जीडी के अगेंस्ट, अगर आपने जीडी एक्सपोर्ट नहीं की तो उसके अगेंस्ट जो है वो आप मेंशन कर दें कि आपकी एक्सपोर्ट की जीडी नहीं है वहां पे, और आप अगर आपने एक्सपोर्ट की है, कर दिया उसको, तो आप एक्सपोर्ट की जीडी मेंशन कर देंगे। इसके बाद क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ वेस्टेज है। अगर आपने कोई चीज कोई वेस्टेज आपने इंकर की है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसकी क्वांटिटी मेंशन करते हैं सेपरेटेड बाय अ कॉमा, और फिर उसकी वैल्यू मेंशन हो जाएगी। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो आपने मेंशन करने हैं। जो आपके क्लोजिंग बैलेंस आपके पास शो हो रहा है वो आप सेकंड लास्ट कॉलम में मेंशन कर देंगे।
कि अगर आपकी इनपुट गुड्स का कोई क्लोजिंग बैलेंस मौजूद है आपके पास तो वो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनका मैं साथ साथ तो जिक्र करता रहा हूं, लेकिन इनको एक जगह बुलेटेड फॉर्म में भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर तो ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपका 0 होना चाहिए। जिस तरह अगर आप फर्स्ट टाइम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं तो वो किसी भी जीडी का वो ओपनिंग बैलेंस 0 होगा। लेकिन अगर आपने कोई स्कीम अवेल की हुई है उससे पहले और ड्यूटी फ्री मटेरियल इंपोर्ट किया हुआ है तो फिर वो वहां पर ओपनिंग बैलेंस उसके मुताबिक होगा जो उस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के स्टार्ट के दिन में था। और इसके अलावा फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस जो है आपने जरूर मेंटेन करने हैं जीडी वाइज। जैसे जैसे आप जीडी वाइज ओपनिंग बैलेंस जो भी है आपका, उसके बाद जब आपने एक्सपोर्ट डाल दी, एक्सपोर्ट डालने के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा वो आप उस जीडी के अगेंस्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन और पीसीटी कोड्स में जो है वो मसला आता है बाजों का, जो डमी सबमिट हुई होती हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स, उनमें पीसीटी कोड्स मेंशन नहीं होते, उनमें डिस्क्रिप्शन जो है या डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दी जाती है, पीसीटी कोड नहीं मेंशन होता, पीसीटी कोड मेंशन कर दिया जाता है तो डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं होती। तो इन दोनों चीजों का ख्याल रखें कि ये दोनों चीजें जो है वो मेंशन होनी चाहिए। वेस्टेज का आपसे डिस्कस किया था कि वेस्टेज जो है अगर आप प्रोवाइड करते हैं स्टेटमेंट में तो वो आईओआर के मुताबिक होनी चाहिए। अगर वो आपके एनालिसिस से कॉन्ट्रडिक्ट करेगी तो आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा एक इंपोर्ट की जीडी के अगेंस्ट एक एक्सपोर्ट की जीडी ही आप मेंशन करें, रो वाइज मेंशन करें, आइटम वाइज। बेशक एक इंपोर्ट में आपने जीडी में आपने 3 इंपोर्ट की हो आइटम्स, लेकिन हमें आपने हर आइटम को सेपरेटली आपने मेंशन करना है और हर आइटम की एक्सपोर्ट आपने सेपरेटली रिफ्लेक्ट करनी है अपनी स्टेटमेंट के अंदर। ये ना हो कि मल्टीपल एक्सपोर्ट की जीडी जो है वो अब एक ही रो के अंदर आपने वो इंसर्ट कर दें, उसकी बेसिस अगर आप इस तरह करेंगे तो वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट रिजेक्ट कर दी जाएगी। इनकरेक्ट वैल्यू ऑफ इनपुट गुड्स और आउटपुट गुड्स एंड वेस्टेज, ये भी एक कॉमन फिनोमेना है जो हमने देखने में आया है। अगर आप इनपुट गुड्स की वैल्यू जो है वो इनकरेक्ट होती है, बाजों का मैंने मेंशन किया पहले भी कि इनपुट गुड्स और आउटपुट गुड्स दोनों की वैल्यू जो है वो सेम जो है वो होती है, कर दी जाती है। तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आती है तो उसको हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। इसके अलावा एक और कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि जो क्लोजिंग बैलेंस है जो आना चाहिए इनपुट गुड्स के बैलेंस में, वो आप एक्सपोर्टेड गुड्स के बैलेंस में शो कर देते हैं कि ये वो गुड्स हैं जो एक्सपोर्ट नहीं हुई लेकिन अवेलेबल है हमारे प्रेमिसेस में। तो ये एक कॉमन मिस्टेक है, इसको काइंडली नोट डाउन कर लें और ताकि अवॉइड किया जाए इसको। फॉर्मेट जो है आपने देख लिया अपेंडिक्स 4 के मुताबिक है। अगर फॉर्मेट इसके मुताबिक ना भी नहीं होगा तो आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। सो इस चीज का ख्याल रखें कि अपेंडिक्स 4 के फॉर्मेट को हम हर सूरत फॉलो करें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जीडीज जो हैं, जैसे फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कि पहले भी डिस्कस किया कि आपके पास इंपोर्ट की जीडीज की लिस्ट आ रही होती है, आपके पास एक्सपोर्ट की जीडीज की लिस्ट भी आ रही होती है। तो जब ये दोनों जीडीज जो है आपकी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से टैली करनी चाहिए, क्योंकि हम भी इनसे टैली करते हैं। अगर ये टैली नहीं करेंगी आपकी इंपोर्ट की जीडी और आपने कुछ मेंशन किया है और वो उसमें शो नहीं हो रही, तो हम फिर मजबूर होंगे उसको रिजेक्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये थी मेरी प्रेजेंटेशन। मजीद अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम हाजिर हैं, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरे पास एक 25 टन की इंपोर्ट आई है, उसमें मेरा एक्सपोर्टेबल क्वांटिटी वो 10% की एक्सपोर्ट थी। बाकी मेरे पास जो क्वांटिटी बची है उसमें 2 कैटेगरीज है। एक तो हमने फिजिकली सेल जो डाली है और एक हमारे उसके पास वेस्टेज है। तो सिस्टम के अंदर जो इनविजिबल वेस्ट है, जैसे कि जो डस्ट है, बर्ड है, मेल्टिंग है, वो सारा क्लब करके वो उस वेस्टेज के कॉलम में डालता है। अगर हम अब क्वेश्चन
क्वेश्चन ये है कि अगर उसको कट्ठा मतलब लैंड को 90% बनेगा, जबकि मेरी अलाउेबल जो सेल है वो 72% बन रही है और IOR सेल मतलब 130 रुपीज रेट है। तो अगर मैं वो देखता हूँ तो आपका एंडिंग पे क्लोजिंग बैलेंस में फिर वो एंड पे क्लोजिंग बैलेंस जाएगा, तो ये भी एक मिस्टेक आती है। दूसरा ये है कि अगर मैं उसको सेल को 90% पे लिखता हूँ तो कल को किसी का या कस्टमर का किसी का भी ऑर्डर आता है तो वो हमारे पास 2 रेफरेंस होते हैं, एक जो सिलेक्टेड सबमिट किया उसको सारा क्वांटिटी पूरी करनी और रिकॉन्सिलेशन भी मेरा ख्याल है फ्यूचर में ये साथ में रिकॉन्सिलेट कर देंगे, लेकिन रिकॉन्सिलेशन में आपने ये शो की है। तो ये जो 20% या 20% एक्चुअली बेस्ड जो कि आपकी एडिशनल एक्सपीरियंस वाले तो वो वाला क्वांटिटी है वो एक एम्बिगुइटी क्रिएट करती है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा अभी आपने जो फरमाया कि अगर आप एक एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेट्स सपोज एक 3 आइटम की मार्केट एक ओल्ड एंड न्यू गुड आदमी और एक आपके पास मिल्क मोटर है, हम दोनों में सैक्रिफाइस कर देते हैं लेट्स सपोज 7 टन हमारा ओल्ड एंड न्यू में एक्सपोर्ट गई है तो उनका जो इनवाइस बनी होती है लमसम लेट्स सपोज इनवाइस बनी हमारी 3 लाख का है, तो हमारे लिए ये चीज पॉसिबल नहीं है कि हम कुछ जो इनवाइस को उसको एग्जैक्ट कुछ वैल्यू के साथ मेजर कर दें। तो उसके लिए यही तो एक कॉमन सेंस बनती है कि जितनी आपको एक्सपोर्ट के अगेंस्ट एक्सपोर्ट गई है उसका जो क्वांटिटी 3 लाख डॉलर है उसको हम एवरेज बना के उठाओ में डिवाइड कर दें ताकि आपकी जब वो आप कैलकुलेशन बोले तो आपकी जो एक्सपोर्ट की डीडीज आ रही है उसको आप जब एक्सपोर्ट के साथ मैच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिकंसाइल हो जाएगा। आपके दोनों क्वेश्चन मैंने पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा कि जो वैल्यू और क्वांटिटी ऑफ वेस्टेज है वो आप बिल्कुल बचा सकवा रहे हैं। इसमें हमारे पास दो अगर आप देखेंगे तो एक और ऑप्शन है हमारे पास लोकल जो हमने डोमेस्टिक मार्केट में सेल की होती है वो कॉलम भी है, कॉलम नंबर 19। तो आपने जो 70% आपने वेस्ट जो सेल किया वो यहाँ पर मेंशन कर दें जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट में सेल है और जो बाकी जो आपने वेस्टेज जो आपकी इनकर की है वो 90% आपकी फोटेल में आ जाएगी। ठीक है, जहां तक ये आ गया। उसके बाद आपने जो वैल्यू की इंपोर्ट की वैल्यू आपने कहा कि जितनी ये नहीं हो सकता कि आपने ओल्ड एंड न्यू लिया उसका में से आपका 7% निकला उसकी क्या वैल्यू निकली है तो अकेली को मैचिंग करना एक टफ टाइम है, नामुमकिन इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन एक टफ टाइम है। अगर आप उसको एवरेज आप इंपोर्ट वैल्यू की बात करें जी मैं एक्सपोर्ट की वैल्यू को मैं बात कर रहा हूँ जो क्वांटिटी के साथ मैच कर रही है। अगर आप क्या पाकिस्तान में उसमें कि आपको एक्सपोर्ट क्वांटिटी इंपोर्ट की यूज हुई तो जाहिर सी बात है हमने वो वाली वैल्यू आपको पूरी करके देंगे ये वाली आइटम के साथ इसकी क्वांटिटी एक्सपोर्ट हुई इसलिए ये जो एक्सपोर्ट की वैल्यू आ रही है वो सारी क्वांटिटी के साथ वो एक एवरेज बना दिया गया है। तो 12 को डिवाइड करके सालों का एंड पे जाके वो आपका सारा कोड पूरी आ जाएगी। हाँ, ये चीज देख लें। ठीक है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई इतना इशू होगा। बेसिकली एक्सपोर्ट की वैल्यूज जो वो पूरी होनी चाहिए। हम जब रिकंसिलिएशन आपकी चेक करते हैं तो हमारा बेसिक पर्पस ये है कि एक समझ आ जानी चाहिए कि आपने इतनी इंपोर्ट की, आपने इतनी एक्सपोर्ट कर दी, वैल्यू एडिशन आपने किया नहीं किया और आपके पास अब बैलेंस में कितना शो हो रहा है। सो क्वांटिटी और ये चीजें हम देख रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड वैल्यू। तो ये चीजें अगर आपका जैसा मैंने पहले गुजारिश की कि आपने इंपोर्ट कर दी, एक्सपोर्ट आपकी जीरो शो हो रही है, फिर हमें इशू होगा। लेकिन अगर हमें सेंस बन रही है कि आपने 500 टन आपने इंपोर्ट की है और आपने 400 टन एक्सपोर्ट कर दिया है और 100 टन आपके पास बैलेंस में शो हो रहा है तो मेरा नहीं ख्याल उसमें कोई हमें इशू होगा। जो बारीक भी नहीं है, जो बिल्कुल दकीक नुकते हैं वो पीसीए करेगी जब वो ऑडिट करेगी। तो वो चीजें आपने उस टाइम पे इंश्योर करनी है कि वो आप उनको चेक करवाएं। हम इस एक हमारा मेन मकसद यही है कि आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उसको हम देख सकें। जी
डेफिनेटली वो सेकंड लास्ट को उठाने के लिए मुझे उसका दोबारा ओपनिंग लिखनी पड़ेगी। जब मैं अगर ओपनिंग लिखूंगा इतनी तो मुझे उसकी वैल्यूज भी दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी, इसकी लेफ्ट ओवर वैल्यूज कितनी पाएंगे। अगर मैं उसकी लेफ्ट ओवर वैल्यू दूंगा तो आपने अभी जो फरमाया कि जो उसकी आपके पास ऑलरेडी एक एक्सेस ए आ रहा है जिसमें आपकी सारी इनपुट वैल्यूज मैच करेंगे, तो इट विल नॉट मैच। नहीं, उसका मैं आपको ये रिस्पॉन्स देता हूँ कि वो हम एक एक जीडी जो है वो अलग अलग से चेक करते हैं। इतने लेवल पे हम चले जाते हैं कि हम वैल्यू आपकी चेक कर लेंगे कि आया वो इंपोर्ट से या एक्सपोर्ट से मैच कर रही है नहीं कर रही। यही क्वेश्चन बाउंड में आया था, जब ओपनिंग बाउंड आया था तो वैल्यूज इंपोर्ट के साथ में जो रिजेक्शन में उन्होंने लिखा था कि आपकी ये वैल्यू जो है जो हमारे इंपोर्ट के साथ डाली है। और लास्ट क्वेश्चन ये है कि वैल्यू एडिशन से रिलेटेड है। वैल्यू एडिशन बेसिकली आप सारा सिस्टम लेके भी डॉलर का कॉन्सेप्ट नहीं है सारी पीकेआर में। एक बंदा उसने 5 मंथ को इंपोर्ट की है, उस वक्त इंपोर्ट का रेट है $300 दैट्स फोर, तो आज वो रेट है $278 या $279। तो ये कभी भी मैच नहीं हो सकेगी वैल्यू एडिशन पीकेआर में। जो वैल्यू हमेशा डॉलर टू डॉलर करेंगे, तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं वैल्यू 10% दे रहे हैं तो वो डॉलर के अमाउंट पे दे रहे हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक बार-बार रिजेक्शन का ये सबसे पहला पॉइंट आ रहा है कि आपकी वैल्यू एडिशन मैच नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वैल्यूएशन की बेसिस पे रिजेक्ट हुई होगी। लेकिन बहरहाल मैं ये जो मेरे साथ डिस्कस हुआ था पहले भी, मैडम कलेक्टर ने भी मेरे साथ डिस्कस किया वैल्यूएशन वाला एस्पेक्ट, जहाँ पे मेरा ख्याल है लास्ट वीक भी ये इशू रेज हुआ था। तो मेरी जो हम्बल गुजारिश है वो ये है कि अगर आपने बेशक आपने डॉलर में इंपोर्ट की है बेशक, लेकिन जो हमारे पास वैल्यू शो हो रही होती है और जो आपकी जीडी की वैल्यू है वो उस दिन के रेट ऑफ एक्सचेंज के मुताबिक होती है, उसमें कोई फर्क नहीं आता, ठीक है। और हमारे पास पीकेआर में ही शो होनी है। तो इस चीज को मैंने खुद भी एक यूनिट था हमारा मेटल का यूनिट, जिसके लिए मैंने ये प्रैक्टिस खुद करके देखी कि मैंने उसको यूएस डॉलर्स में भी उसकी वैल्यूएशन मैंने कैलकुलेट की, लेकिन वो नहीं पूरी हो रही। अब मुझे नहीं पता ये सेक्टर का इशू है कि क्या इशू है, लेकिन ये मसला आ रहा है। वो आप वजह फरमा रहे हैं। अब आगे चल के मजीद हमें क्लियर हो जाएगा कि क्या वजूहात है, एक्चुअल क्या वजूहात है, जब कोई ऑडिट होगा एक्चुअल, ठीक है, उसकी बेसिस पे हमें पता चलेगा। क्योंकि अभी तो आपके पास बैलेंसेस पड़े होते हैं, आपने इंपोर्ट मंगवाई होती है, वो इन ट्रांजिट होती है, आपकी एक्सपोर्ट इन ट्रांजिट होती है, तो इस वजह से हम एक्चुअल वैल्यूएशन कैलकुलेट नहीं कर सकते। कोई भी अमीना कंसल्टेंट जब हम इसको रेडी कर लेते हैं तो हम एक बार तो फैसिलिटेशन डेस्क पर 2 मंथ 3 मंथ के लिए एकदम बता दीजिए सारा सिस्टम गो थ्रू हो जाए, क्योंकि ये किसी की 5 साल की कैटेगराइजेशन है वो सारे तक पीरियडिकली आने हैं। इस दफा ये इशू हमें वहाँ पर फैसिलिटेशन डेस्क देने के लिए हमने बनाई है, प्लीज मास्टर इसका आप इसको कायम कर रहे हैं। तो ये एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमें थोड़ा सा टाइम दें, बेशक हमें आप अपॉइंटमेंट लेकर हम आपके पास आएंगे, ऐसे इनके साथ जी। वो कलेक्टर साहब से हम ये रिक्वेस्ट है ना वो आपकी कलेक्टर साहब के सामने हम रखते हैं। चलिए, मैं उनसे भी जरूर करूंगा, बाकी मैं हाजिर होता हूँ, मेरे साथ आप जब मर्जी डिस्कस करें। कोशिश यही होती है कि अगर किसी की कोई क्यूरी है तो उसको एड्रेस किया जाए, मजीद भी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो कलेक्टर साहब तक पहुंचेगी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैंने भी ये चीज नोट की है, अभी जो मेरे साथ ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट शेयर की गई है, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, ये होना नहीं चाहिए, ऐसे ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये गलत है, नहीं होना चाहिए इस तरह। जो मैंने आपको एग्जांपल जो दी है, बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल दी थी लास्ट से जो 3529 वाली। नहीं, अगर आप 529 वाला देखेंगे बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। जो
वैल्यू फिर इंपोर्ट के इंपोर्ट की वैल्यू बन जाती है। नहीं, जब आप ठीक कह रहे हैं, इसी बेसिक पर्पस ये कि इंपोर्ट ओपनिंग बैलेंस जो है वो उसकी अकॉर्डिंगली होना चाहिए जिस तरह आप फरमा रहे हैं, हमारा भी मकसद वही है। जहां तक वैल्यू की बात है ना, तो वो फिर हम एक एक जीटी वाइज कैलकुलेट करेंगे। आपका टोटल जीटी एक उठाएंगे, उसको देखेंगे क्या है, उसके बैलेंस कहाँ पे जीरो हो रहा है, और फिर जहां पे जीरो हो रहा होगा फिर वहां से उसकी वैल्यू उठाएंगे। सर एक तो ये है कि आप मतलब सिस्टम सडनली उसको रिजेक्ट कर देता है, तो कम से कम हमें एक हियरिंग नोटिस दे दिया जाए कि या हमें कॉल करके दे कि भाई आपके ये इशूज हैं, तो हम कम से कम उसको फॉलो अप कर लें। और जो रिजेक्टेड हो गई हुई हैं वो स्टिल सिस्टम में दोबारा आ रही हैं, वो आपको भी मैसेज करा दूंगा मुझे प्राप्त हो जाए मैसेज है, जो रिजेक्टेड है वो सिस्टम से डिलीट हो जाएंगे, कम से कम ताकि वो डुप्लीकेट टाइप जाएगा। ठीक है, ये आपका वैलिड पॉइंट है। ये रिजेक्टेड वाली जो है और हेयरिंग नोटिस वाली, ये दोनों आपकी जो है वो ये आपकी रिजेक्ट हो गई है, ये सेपरेटली पिछली है, वो मिक्सअप हो गई है सर। बिल्कुल ठीक है। ये मैं प्रांत से टेकअप कर लेता हूँ और मैं आगे इन्फॉर्म भी कर दूंगा कि इंशाल्लाह इसको हम रेक्टिफाई करें। इसमें जो ओपनिंग बैलेंस है, अब क्लोजिंग बैलेंस में हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं। अब ओपनिंग में हम एक ले रहे हैं, ओपनिंग में कौन सा हमने लेके आना है, मैन्युफैक्चर्ड वाला लेके आना है या हमने रॉ मटेरियल वाला लेके, अगर इसके क्लोजिंग पे जाए ना जी जी, आप क्लोजिंग पे जाइए। अब दो आ रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनपुट गुड्स, क्वांटिटी एंड वैल्यू गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ये वो। अब ओपनिंग बैलेंस में कौन सा है? ओपनिंग बैलेंस में जो आपका क्लोजिंग बैलेंस का होगा वो नेक्स्ट ओपनिंग होगा, डिफाइन नहीं है कौन सा आपके इनपुट गुड्स का उसमें के लास्ट कर उसमें लिखा नहीं हुआ है। नहीं। लेकिन देखें, ये लॉजिकल है। जब आपने इनपुट की तो आपने बेसिकली इनपुट का एक्सपोर्ट हिसाब देना है कि वो आया आपके पास एक्सपोर्ट बैलेंस में जीरो हो गया है। लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस रह गया मैन्युफैक्चर्ड का, जी, उसको नेक्स्ट रिकंसिलिएशन आएगी, उसको कहां लेंगे? राम भाई वो साथी तो बात, एक मिनट, अब देखिए लास्ट में नहीं मैं आपकी बात को एलैबोरेट करना चाह रहा हूं, तुमसे क्वेश्चन करेंगे। लास्ट आपने कहा कि लास्ट वाले सालों में मैन्युफैक्चर्ड नहीं आ रहा, राम भाई ये कह रहे हैं कि लास्ट में मैन्युफैक्चर्ड नहीं आ रहा, उसका मतलब है हम यहां पे जो इनपुट का क्वांटिटी का सेकंड नंबर कॉलम पे क्वांटिटी आ रही है, बिटवीन ये दो चीजों का मजमूआ है, एक जो वेटेज का प्लस जो एक्सपोर्टेबल गुड, ये दोनों है, ठीक है। जब हम दोबारा उसको लेके जाएंगे तो ये ओपनिंग ये वाला सेकंड नंबर कॉलम का आएगा, इसका मतलब है कि जो लास्ट वाला कॉलम है मैन्युफैक्चर्ड वो हमेशा जीरो में जाएगा। वो देखिए, वो मैन्युफैक्चर्ड वाला जो है, जो आपके पास अवेलेबल इन प्रेमिसेस वाली आप बात कर रहे हैं, जी लास्ट मैन्युफैक्चर्ड वो प्रेमिसेस वाला है। ये वो उस केस में है कि अगर आपने गुड्स आपकी मैन्युफैक्चर हो गई हैं और वो आपके पास पड़ी नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैन्युफैक्चर्ड हो गई, आज मैंने रिकंसिलिएशन सबमिट की है, मेरे पास बैलेंस आ गया, ठीक है, मैंने इसमें बैलेंस दे दिया, मेरी रिकंसिलिएशन फॉर मैन्युफैक्चर्ड। अगर मैं नेक्स्ट रिकंसिलिएशन आई है तो मैंने अपना ओपनिंग इनपुट गुड्स वाला लूंगा क्या, उसको मैं कहां मिलेगा मैन्युफैक्चर्ड उसको भी आप ऐड कर दें उसमें, उसको आप ऐड कर देखिए एक्चुअल चीज तो इसके अंदर वो हमारे पास अपेंडिक्स 4 है, हम जो अपेंडिक्स 4 के मुताबिक चल रहे हैं। आप अगर कोई सजेशन देते हैं, आप सजेस्ट करते हैं नहीं, लास्ट कॉलम को खत्म नहीं हम कर सकते, उस पे हम अगर मोस्टली वो जीरो ही होता है। लास्ट कॉलम जितनी मैंने स्टेटमेंट्स देखी हैं मोस्टली जीरो है, बहुत कम शादुल आते ऐसा हुआ है कि किसी हार्डली एक मेरा ख्याल मुझे याद पड़ती है जिसमें उसने बैलेंस को नहीं शो किया है कि हमारे पास इतना इंगेट पड़े हैं। हमने उसमें कहा कि इसमें एक टन जो हमने 700 टन का इंगट यूज कर लिया, अब 300 टन हम दूसरे वर्गी को पूरा मैन्युफैक्चर कर देते हैं, हम कहते हैं क्वांटिटी ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, हम पूरा 1000 केजीस को मैन्युफैक्चर कर दिया, अब एक्सपोर्ट हुआ हमारा 700। अब क्या देखिए एक्चुअली तो हमने मैन्युफैक्चर कर दिया और एक्सपोर्ट 700 किया, तो वो हमारा इधर जाना बनता है, लेकिन ये कंसेशन ये कह रही है कि आपकी वैल्यू यहाँ पे नहीं जाएगी क्योंकि ओपनिंग नहीं आ रही, वो मिसमैच हो गई।
ये चीजें जो है ना, देखें ये चीजें डिस्कस नहीं, मैं बड़ा आपको कैटेगोरिकली मैं इस पे आपको रिबट करूंगा। इसका इशू ये है, ये मैंने आपसे गुजारिश की ना, ये वाला कॉलम तो फिल हो ही नहीं रहा, ये वाला जीरो आता है, बहुत कम ये है। ज्यादा जो इशू आता है, जो क्लोजिंग बैलेंस हमारा, आप जिसका कह रहे हैं ना कि आप मैन्युफैक्चरिंग में आप उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं या आप उसको इनपुट के बैलेंस में शो कर देते हैं, तो इस तरह यूनिट्स नॉर्मली कर रहे हैं। बैलेंस जो प्रेमिसेस में अवेलेबल है उसमें वो शो ही नहीं कर रहे, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसमें बात जैसे वही होती है ना, उसकी वर्किंग लेंथ हो जाती है। अगर हमने इसमें 300 बच गया ना, उसकी सेग्रीगेशन करनी पड़ेगी, वैल्यू डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा। वो ओपनिंग में कितनी वैल्यू जाएगी, वेस्टेज पे कितनी जाएगी, उससे रिलेटेड वेस्टेज अभी वेस्टेज से वो एक्सट्रैक्ट करना है। देखें, मैं सिंपल सा आपको सिंपल जो मैंने आपसे गुजारिश की थी ना कि हमारा मकसद कॉम्प्लिकेट करना नहीं है चीजों को। मैं आपसे ये है कि हम ये चाहते हैं, सिर्फ हमने ये चेक करना है कि आपकी इंपोर्ट कितनी हुई, आपकी एक्सपोर्ट कितनी हुई, बैलेंस आपके पास कितना आ गया, कितना रह गया, ठीक है। मजीद उसको हम अगर निटी-ग्रिटीज में जाएंगे तो वो हमारा काम नहीं है। रिकंसिलिएशन हमारे पास, देखिए हमारे पास 550 यूनिट्स की रिकंसिलिएशंस हैं। अब 550 की रिकंसिलिएशंस कितनी दफा रिजेक्ट होती हैं, आप ये भी हिसाब लगा लें। अगर 2-3 दफा भी किसी एक यूनिट की रिजेक्ट हो रही होगी तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, 1500 रिकंसिलिएशंस चल रही है, सब कहीं ना कहीं चल रही है। तो हम इतना तो हम इंटीग्रिटी में जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये एक बेसिकली जस्ट एक एक्सरसाइज है कि हमें पता चले कि आपकी एक्टिविटी हो रही है यूनिट की। निटिग्रिटी में पीसीए जाएगी जब वो ऑडिट करेगी। कोई एक्सेप्ट हुई है मेटल सेक्टर में? मेटल सेक्टर में अभी तक कोई एक्सेप्ट नहीं है। कोई एक हमें मॉडल बना के दे दें ताकि हम सबसे शेयर कर लें कि जिसने कुछ नहीं बेंचमार्क के बारे में सामने आ जाए ना, आप एक नकल कर लें। हां, एक कोड का डाटा हम आपको दे देते हैं, ठीक है। कोड का डाटा दे देते हैं, उसकी पूरी वर्किंग दे देते हैं, एक्सट्रैक्शन, एक्सपोर्ट, ईच एंड एवरीथिंग। आप हमें उसका एक मॉडल बना के दे दें ताकि ये हमारी ये जो इशू हो ये सब 10 मिनट में अपलोड हो जाएगा। आप मैं अपनी सर्विसेज आपको देता हूँ, ठीक है। आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें, एक अगर आप किसी एक यूनिट का मेरे साथ बैठ के उसको बना लें, हम बना लेते हैं, ठीक है, उसको शेयर कर लेते आप हैं सर कोऑर्डिनेट करके टाइम बना लें। जरूर। इसमें ये है कि आप मियां साहब और नवाज साहब कोऑर्डिनेट कर लें और एक टाइम बना लें, एक मॉडल बन जाए, उसको रिपीट तो जब सारे उसी मॉडल को फॉलो करें, बिल्कुल ठीक है। मॉडल को फॉलो करें, फिर गलती की गुंजाइश नहीं। शुक्रिया सर आपका। कि आपकी एक तो सारे मेंबरान यहाँ मौजूद तशरीफ लाए हैं, ईएफएस होल्डर, आप सबका बड़ा बड़ा शुक्रिया। मैं एक तो गुजारिश जो है ना वो आप सब लोगों से एज ए चेयरमैन प्रेसिडेंट, एज योर फैमिली मेंबर, मैं ये करना चाहूँगा कि पिछले 1.5-2 माह से मुख्तलिफ किस्म की बातें भी, अवहाम भी, बड़ा सा मामला था, तो इस पे जो है ना वो मुझे पर्सनली तौर पर बड़ा जोर लगाना पड़ा है। वो अल्लाह से दुआ भी आपके लिए की है कि आपका कारोबार जो है वो ऐसे ही चलता रहे। तो अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें जो हैं वो स्ट्रीमलाइन हुई हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी, एक तो प्रॉब्लम होती है सिस्टम फ्लॉज की, जिसके बारे में हम अभी जो है वो बात कर रहे हैं कि कलेक्ट्रेट और ईएफएस होल्डर्स जो है वो कम से कम एक पेज पे आ जाए। वो इंशाल्लाह जो है वो 1-2 अगली मीटिंग्स में वो बातें सीधी हो जाएंगी। एक मेरी गुजारिश ये है कि हमने रिस्पॉन्सिबल बिजनेसमैन होने का सबूत देना है। ईएफएस आपके लिए सहूलत है। मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि इसको मिसयूज करने की तरफ कोई भी ईएफएस होल्डर जो है वो ना जाए। ये फैसिलिटी हमें गवर्नमेंट ने दी हुई है, जिससे हमारा भी कारोबार चलता है, इसके साथ लगे हुए मजदूरों का चूल्हा भी जलता है। ये बहुत बड़ी एक हमें सहूलत है, लेकिन इस सहूलत को हमने नेगेटिव वे में नहीं लेके जाना। जो भी रूल्स हैं कलेक्ट्रेट के, जो भी रूल्स हैं कस्टम के, जो भी कानून के दायरे में रहते हुए मामलात हैं, हमने जिम्मेदारी के साथ जो है वो उसको पूरा करना है। हमें कोई बाद में जो है चैम्बर को कोई एम्बेरसमेंट किसी मेंबर की वजह से ना हो कि आपके फलां मेंबर ने ये मामला कर लिया या आपके फलां मेंबर ने ये मामला कर लिया। आपकी एक्सपोर्ट है उनको इन टाइम करें, आपके सेल टैक्स के चलान है उनको इन टाइम जो है वो फुलफिल करें। किसी किस्म का भी जो है
कानून के साथ जिगजैग करने की आपकी मेहरबानी है। कोई भी मेंबर जो है वो चाहते हुए या ना चाहते हुए बिल्कुल भी कोशिश जो है ना वो ना करे। आपके पास आपकी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके पास आपकी टीम है, उनको ऑन बोर्ड रखें। थोड़ा सा खर्चा अपने बिजनेस के ऊपर जो है वो करें। खुद से तो आपके रिकॉन्सिलेशन जमा नहीं होगी, जहरी बात है। आपने कोई ना कोई सीए आपने साथ रखा होगा, कोई ऐसी टीम साथ रखी होगी, उसको जो है वो साथ लेके चले। क्योंकि अगर कोई कंप्लेंट किसी किस्म की आएगी उसमें इस ट्रेड की भी बदनामी है। एज ए चैम्बर मेंबर्स जो है, चैम्बर का हाउस कस्टोडियन में हमारी भी बदनामी है। मुझे किसी मेंबर के लिए ये रिक्वेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, ये कंप्लेंट ना आए कि आपके मेंबर ने ये कानून जो है वो तोड़ा है या ये कानून से बाहर गया है। इसमें जो है ना हम सब की जो एम्बेरसमेंट है, बस अपने काम को जो है वो जो सहूलत गवर्नमेंट ने हमें दी हुई है, हम ठीक तरीके से जो है ना वो काम जो है वो करते रहेंगे, तो ये सिस्टम जो है ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इसको हम मिस यूज करने की तरफ जाएंगे तो इवेंचुअली चीजें जो है वो एक दिन सारी टूट जाती हैं। उससे बंदा एक दो करता है लेकिन नुकसान जो है वो हजारों फैमिलीज का हो जाता है। तो आपकी मेहरबानी है, आप जो है जिम्मेदारी के साथ जो है वो सारे का सारा जो मामला करें। बाकी चैम्बर हर फोरम पे आपके साथ हाजिर है, हर मामले में आपके साथ हाजिर है। जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह एज ए फैमिली मेंबर की तरह, एज ए भाई की तरह, एज ए प्रेसिडेंट जो है वो आपके साथ खड़ा होगा इंशाल्लाह। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।